हेलो स्टूडेंट, आज हम टुगेदर विद का सैम्पल पेपर नंबर 7 कर रहे हैं। देखिए हमारा फर्स्ट जो PYQ है, हमें देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोटॉन है वो अपवर्ड जा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जाते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब करंट कहाँ फ्लो करेगा, अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, राइट हैंड साइड में। अब हमें क्या बताना है, देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को वैसे भी हम पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं और इन दी प्लेन ऑफ पेपर में है। इन दिस फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पॉजिट्रॉन पे जो फोर्स है हमें उसकी डायरेक्शन बतानी है। देखिए अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो देखिए फादर मदर चाइल्ड, F का मतलब फादर, M का मतलब मदर और C का मतलब होता है चाइल्ड। तो देखिए अब हमारा जो करंट है वो किस डायरेक्शन में, इधर। तो मैंने उंगलियों को घुमा दिया, देखो फादर मदर चाइल्ड, C का मतलब करंट, करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है भाई, हमारा राइट हैंड साइड। तो हम इस तरीके से घुमाएंगे, ये उंगलियों को हम इस तरीके से घुमा देंगे। देखिए करंट उधर हो गया, जो मेरी देखिए थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में है, करंट की, और मेरा जो फोर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की, फादर मदर चाइल्ड। और तो मेरी जो उंगली है, थंब है, वो किधर जा रहा है भाई, नीचे की तरफ। इसका मतलब जो फोर्स है वो किधर लगेगा, इनटू द पेज। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा कि बोथ दोनों पॉइंट किधर करेंगे, प्लेन ऑफ पेपर में। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन समवन हैंड टचेज ए हॉट प्लेट अनकॉन्शियसली। क्या होता है जब कभी हम गर्म प्लेट को टच करते हैं तो हम कैसे फील करते हैं और हमारे जो रिफ्लेक्स आर्क है वो कैसे जाती है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए भाई, सबसे पहले जब प्लेट हमें टच करेगी तो हमारी स्किन काम करेगी। तो हमारा रिसेप्टर कौन है, स्किन। तो यहाँ पे रिसेप्टर कौन हो गया, स्किन। स्किन एक सेंस ऑर्गन है, तो सेंसरी न्यूरॉन ट्रैवल करेंगे, फिर रिले न्यूरॉन होएगा, क्योंकि रिले न्यूरॉन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, पहले मैसेज आएगा स्किन के पास, फिर सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस करेंगे, फिर रिले न्यूरॉन के पास, रिले न्यूरॉन वो मैसेज को मोटर न्यूरॉन के पास भेज देंगे। फिर हमारे जो मसल्स है जिसको बाइसेप्स बोलते हैं वो इफेक्ट होंगे और हम हैंड को पुल कर लेंगे। नेक्स्ट हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल जो कि भगवान ने बनाया है। देखिए पोंड, तालाब को हम खुद नहीं बनाते, भगवान के बनाए हुए हैं। वैसे तालाब हम आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं, लेकिन वो पोंड जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट, जंगल भी नेचुरल है, ग्रास लैंड भी नेचुरल है, लेकिन खेत के जो मैदान है उसमें क्रॉप्स हम उगाते हैं और वो हमारा मैन मेड सिस्टम है, इसलिए ये नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट, select the from the following condition responsible for the rapid spread of bread mold on a slice of bread। हमने देखा है जो ब्रेड है उसके ऊपर जो राइजोपस है वो फैलती चली जाती है, तो उसके फैलने का कारण बताना है। देखिए भाई, राइजोपस में छोटे छोटे दाने होते हैं, देखो राइजोपस ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं जो बहुत सारे अमाउंट में होते हैं, तो दानों की वजह से होता है। और एक होता है उसको मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट मिलेगा ब्रेड को, तो वो और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। सूखी कंडीशन में वो नहीं बढ़ते, तो जैसे ह्यूमिडिटी में हम देखते हैं राइजोपस ज़्यादा उग जाती है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड आएगा। लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर तो देखो सर्दियों में भी होता है, लेकिन सर्दियों में वो बढ़ते थोड़ी ना। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ हाइफी। हाइफी तो नीचे की तरफ जो ये ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं, लेकिन उसकी वजह से नहीं, ये किस वजह से होता है, स्पोर ज़्यादा होने की वजह से और मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट ज़्यादा होने की वजह से। अगला है द कलर ऑफ लाइट फॉर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। देखिए भाई, अब हमें वो कलर बताना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सबसे कम। देखो जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं तो हमने देखा है वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, तो यहाँ से विबग्योर बनता है। क्या बनता है भाई, विबग्योर। विबग्योर में हमने देखा है जो रेड कलर है वो सबसे कम डेविएट होता है, रेड कलर सबसे कम डेविएट। तो एन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है C/V। तो रेड कलर हमारा सबसे कम डेविएट हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मिनिमम क्यों होता है, किस कलर के लिए मिनिमम है, रेड कलर के लिए, जो कि सबसे कम डेविएट हुआ है। आगे सेंस ऑर्गन जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, देखो ओल्फैक्टरी का मतलब होता है सूंघना, जो स्मेल को टेस्ट करती है, और स्मेल को सेंस कौन करता है भाई, नोज। और स्किन में थर्मो रिसेप्टर होता है, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, और कान में होता है फोनो रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट है टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट एक्स वाई जेड मस्ट रिस्पेक्टिवली। क्या होनी चाहिए, देखिए भाई जिंक नाइट्रेट है, उसको जैसे हम गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड
NO2 जो कि हमारी कैसी गैस होती है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनाती है और ऑक्सीजन कलरलेस गैस निकलती है। अब हमें इसमें देखिए, हम पहले वाले सैम्पल पेपर 6 में भी कर चुके हैं, इसका आएगा 224। कैसे आएगा देखिए भाई, मान लो मैं 2 लगाऊँ यहाँ पे, देखिए हम करके देखते हैं। जैसे एक मिनट मैं इसको नोटबुक पे करती हूँ। देखिए भाई, जैसे हमारा है जिंक नाइट्रेट, उसको हमने गर्म किया, हमें मिला ZNO प्लस में NO2 प्लस ऑक्सीजन मिला है ये। अब यहाँ पे देखिए जिंक कितना है, 1, जिंक 1, नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2, मैंने यहाँ पे 2 लगाया मान लो, तो नाइट्रोजन 2 हो गई, यहाँ से भी 2 हो गई। अब ऑक्सीजन कितनी होगी, 3 2 जा 6, यहाँ से ऑक्सीजन देखूंगी तो 2 2 जा 4 और 2 6 और 1 7, इसका मतलब बैलेंस नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अब इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जिंक 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, ये कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। और 12 बनाने के लिए देखिए 4 होने के बाद यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और 2 12 हो गई ना ऑक्सीजन। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी होगी, 2 2 जा 4 4 हो गई बैलेंस। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2 4 आ गया ना, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 2 2 4। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। देखो रेनबो कैसे बनता है, ये लास्ट ईयर पेपर में भी था ये क्वेश्चन। सबसे पहले रेनबो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट हमें पता है जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, तो लाइट बार बार मुड़ मुड़ कर आती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, फिर डिस्पर्जन, वाइट लाइट, क्योंकि जो पार्टर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म का काम करते हैं, तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो याद रखना, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होएगा, फिर डिस्पर्जन होएगा, फिर अंदर उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा, अंदर लाइट बार बार रिफ्लेक्ट करेगी उसके अंदर, प्रिज्म के अंदर, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स मानेंगे हम। तो इस वजह से हम याद रखेंगे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, वो प्रोसेस बताना है जिसमें सोल्यूबल प्रोडक्ट्स है फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो ट्रांसलोकेशन। भोजन का प्लांट के पत्तियों से लेकर अलग अलग अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट ए कम्बिनेशन। देखो भाई, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और कम्बिनेशन दोनों हो, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, और कम्बिनेशन जो नहीं है वो बताना है। देखो C में ऑक्सीजन जुड़ा तो CO2 बना तो कम्बिनेशन है, Mg में O2 बना MgO बना तो ये भी कम्बिनेशन है, और H2 और O2 में मिलकर H2O बना तो ये भी कम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये 3 तो है ही नहीं, क्योंकि ये कम्बिनेशन आ चुके हैं। लेकिन इधर देखो भाई, Fe2O3 से हमें Fe मिला, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ पे देखो COO में एक ऑक्सीजन और जुड़ी है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। हमने देखा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं इसमें, लेकिन ये दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं दे रहे। जब एक सिंगल प्रोडक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स, लेकिन कम्बिनेशन नहीं है। अगला, करंट कैरिंग डिवाइस जो कि मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है एक बार मैग्नेट की तरह, वो क्या होती है, सोलेनॉइड। कंडक्टर नहीं होती, लूप भी नहीं होती और सर्कुलर कॉइल भी नहीं होती। कौन होती है बार मैग्नेट की तरह, सेम सोलेनॉइड। आगे, साल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। देखो भाई, जो दांतों का इनेमल होता है उसमें कैल्शियम, देखो हम पढ़ते हैं ना हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है, तो उससे आप याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो। नेक्स्ट, एक मेटल X है, जब वो थर्माइट प्रोसेस करती है तो X को हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और वो ऑक्साइड किसका देती है, Y का। देखिए भाई, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को मीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देती है, और उसको अगर मैं Fe के साथ यूज करूँ, देखो जैसे थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, Al2O3 में Fe ऐड किया, तो उल्टा बोल रही हूँ मैं, Fe2O3 में एल्यूमिनियम ऐड किया तो क्या बनता है, Al2O3 और Fe लिक्विड के रूप में अलग हो जाता है, और ये रिएक्शन कौन सी है, थर्माइट रिएक्शन। तो हमारा कौन होता है, वो एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, Al2O3। अगे, हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ इज अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप विद ए ब्लैक पेपर। देखिए ये हमारा NCERT का 3 से 4 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, इसको 1 मार्क्स में डाला हुआ है। क्या है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने, अगर इसने क्या रखा, ऊपर का लेंस को मैंने कवर कर दिया तो क्या इमेज बनेगी, देखिए लाइट रे जाएंगी लेकिन वो नीचे से पास होकर फिर इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इमेज तो बनेगी लेकिन ब्राइटनेस कम होगी उसकी, ठीक है। तो इसमें आएगा ब्राइटनेस इमेज की कम हो जाएगी लेकिन इमेज बनेगी। पहला पॉइंट है, साइज ऑफ द इमेज आधा हो जाएगा साइज से, ये बिल्कुल गलत है। इमेज है अपर हाफ की फॉर्म ही नहीं होगी, ये भी गलत है। ब्राइटनेस कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। लोअर हाफ की इमेज है, जो इन्वर्ट इमेज है वो भी नहीं बनेगी, तो ये भी गलत है। इमेज पूरी बनेगी लेकिन ब्राइटनेस कम होगी इमेज की। अगला क्वेश्चन हमारा,
एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल वाटर। देखो भाई, सोडियम क्लोराइड हमें पता है न्यूट्रल साल्ट होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। वाई? सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है भाई? NaCl फॉर्मूला होता है। तो हमने देखा जो Na है वो कैसे बनता है? NaOH। और Cl कैसे बनता है? HCl से। तो हमने क्या देखा? NaOH और HCl दोनों से मिल रहा है वो, है ना। तो ये कैसा साल्ट है भाई? न्यूट्रल साल्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। और हमारा जो डिस्टिल वाटर है वो भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल में कोई चीज़ न्यूट्रल डाली तो pH उसका न्यूट्रल 7 ही रहेगा। आगे इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। जो प्लानसेट है डिसलाइक स्ट्रक्चर होती है यूट्राइन वॉल में, ये भी ठीक है। और इसमें विलाई होती है, ये भी ठीक है, क्योंकि वो ब्लड को एब्जॉर्ब करती है, वेस्ट मटेरियल वगैरह सब कुछ को। और ये सरफेस एरिया को स्मॉल कर देती है, वो गलत है। वो सरफेस एरिया को तो बढ़ाती है, ठीक है। और एम्ब्रो को नरिशमेंट मिलती है मदर के ब्लड से, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट हम सरेशन रीजन वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, बिल्कुल ठीक है। ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर में O3 फॉर्मूला होता है इसका। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वो ओजोन लेयर में डिप्लेशन का मतलब छेद का कारण है, ये भी ठीक है। लेकिन ये इसका रीजन थोड़ी ना, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंटली ट्रू है, इसलिए ऑप्शन बी पे जाएंगे हम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लोअर से हाइयर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोअर पे माइनस होता है और हाइयर पे प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, एक ड्राई सेल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट है, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन डिटरमाइन किया जाता है जो वो इनहेरिट करते हैं देयर मदर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चे का मेल या फीमेल होना किस पे डिपेंड करता है भाई? फादर पे, इससे ये हमारा क्या है? फॉल्स। आगे, वुमन में XX सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, बिल्कुल ट्रू है, तो पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो, तो ऑप्शन किस पे आ जाएंगे? डी के साथ। आगे, कुछ वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो हेल्दी होते हैं, बिल्कुल ठीक है, जैसे भाई सरसों का तेल हो गया है, बादाम का हो गया, तो हेल्दी होते ही हैं। वेजिटेबल ऑयल में लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, ये भी ट्रू है, और अनसैचुरेटेड लॉन्ग कार्बन चेन की वजह से ही वो हेल्दी होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन ए आएगा इसमें, क्योंकि उसको पचाना आसान होता है हमारी बॉडी के लिए। अब हम आगे सेक्शन बी पे। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो एक चार्ज दे रहा है 500 कूलम का, और करंट फ्लो कर रहा है उसमें 25 मिली एम्पियर। अब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको डिस्चार्ज होने में। देखिए भाई, हमारे पास चार्ज कितना है? 500 कूलम। आई करंट जो है वो है 25 मिली एम्पियर, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। और आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, चार्ज बटे में टाइम। टाइम निकालने के लिए देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, टाइम चला गया ऊपर और आई आ गया नीचे। आ गया, Q की वैल्यू कितनी है भाई? 500। आई की कितनी है? 25 बटे में 1000, 1000 जाएगा ऊपर, 25 नीचे, 25 से कट गया 20 पे, 20 को 1000 से गुना किया, 20,000 आ गया। टाइम कितना आ गया? 20,000 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम टाइम वाइल रनिंग द एथलीट सफ़र फ्रॉम मसल क्रैम्प। देखो भाई, जब हम रन करते हैं तो मसल क्रैम्प आ जाती है, तो हाउ इज रेस्पिरेशन इस केस में एरोबिक रेस्पिरेशन से कैसे डिफरेंट? देखो भाई, मसल्स क्रैम्प क्यों आती है? क्योंकि हमारे जो मसल्स है ना उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की वजह से मसल क्रैम्प आ जाती है। उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? हॉट वाटर बाथ से। और रेस्पिरेशन एरोबिक और अनएरोबिक का डिफरेंस बताना है। देखो भाई, एरोबिक हमें पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, अनएरोबिक क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एरोबिक में जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या क्या ब्रेक डाउन होते हैं? ग्लूकोज से वाटर और CO2। और जब एरोबिक में तो ये ब्रेक डाउन होते हैं, और अनएरोबिक में ब्रेक डाउन होते हैं, वहाँ पे वाटर की जगह इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP एनर्जी बनती है, और अनएरोबिक में बनती है 2 ATP। ओके, नेक्स्ट, राइट द अदर नेम गिवन टू द लिम्फ एंड लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। और इसके दो फंक्शन बताने हैं। लिम्फ वही काम करता है जो लगभग ब्लड करता है। देखिए, इसका आंसर हम यहाँ से लेते हैं। देखिए, जो लिम्फ है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से उठाता है। याद रखना, इंटेस्टाइन में जो फैट डाइजेस्ट हो चुका है और एब्जॉर्ब हो चुका है, तो फैट को उठाने का काम किसका होता है? लिम्फ का। दूसरा, ये एक्सेस जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालता है सेल्स में से, और बाहर निकालकर वो किस में डाल देता है? ब्लड में, ठीक है। तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में जो सेल्स में फ्लूइड भरा हुआ है वो कहाँ पे चला जाता है? ब्लड में। और किसके थ्रू जाता है? लिम्फ में। और लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है कॉपर एक पाउडर के रूप में है, जिसको हमने चाइना डिश में ले लिया। कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। अब मैंने उसको बर्नर में हीट किया, हीट करने पर जो प्रोडक्ट बना है वो हमें बताना है, उसका कलर बताना है। देखिए, ये पिछले सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन था। कॉपर सॉलिड रूप में होता है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन की जैसे प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक।
अगला हमारा क्वेश्चन है, हमें केमिकल रिएक्शन बतानी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के रूप में। देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन बना लिया मैंने, सोडियम सल्फेट का भी एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, Ba के साथ SO4 जुड़ेगा, Na के साथ Cl, तो BaSO4 हमारा प्रेसिपिटेट बन गया और सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन साल्ट में, और वो क्या है हमारा एक साल्ट है जो कि न्यूट्रल है। और आयन क्या बनेगी, देखो BaSO4 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बेरियम के ऊपर 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है और SO4 के पास 2 नेगेटिव। प्लस वाली आयन को कटायन बोलते हैं, नेगेटिव वाली आयन को अनायन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड का जनरली लो होता है और वे लार्जली नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों होता है भाई लो, जो कार्बन होता है ना, कार्बन कंपाउंड, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम, इस वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और दूसरा उनमें आयन नहीं बनती, क्या नहीं बनती, आयन, और आयन नहीं बनेगी तो वे इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर नहीं होती। और 2 कंक्लूजन बताने इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए, तो देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, जो इंटरेक्शन है कम होती है, वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम, और जो कार्बन कंपाउंड है वो कोवेलेंट होते हैं, वो आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाते, इस वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 25, कुछ सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, दोनों डिफरेंट होते हैं मैनर में जिसमें वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो प्लाज्मोडियम तो मलेरिया फैलाने वाला जो एनोफिलिस मॉस्किटो है वो हमारी बॉडी में छोड़ता है, तो ये मल्टीपल फिजन दिखाता है, एक सेल से लगभग 1000 सेल्स टूट जाती है, तो इसमें फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। और जो लिस्मेनिया होता है, अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है, ये सब बाइंडरी फिजन दिखाते हैं। तो हम मल्टीपल फिजन और बाइंडरी फिजन का डिफरेंस बता सकते हैं और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इनका एक्सप्लेन करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, जो मैंने अभी आपको बोला था कि मल्टीपल फिजन होता है, एक सेल से 1000 सेल्स बन जाती है, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, सिस्ट, वो ब्रेक डाउन होती है, तब वो 1000 सेल में टूट के अलग अलग हो जाते हैं और फिर वो आगे और डिवाइड हो जाते हैं। और बाइंडरी फिजन 1 से 2 में डिवाइड होता है और लगभग दोनों का साइज क्या रहता है, सेम। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ये जैसे इस सेक्शन बी का, हीट प्रोड्यूस एट ए पॉइंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट बाय ए कॉन्वेक्स लेंस बर्न ए पेपर। देखिए भाई कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस, और जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो क्या करता है, सारे रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, जिससे सारी रे एक पॉइंट पे फोकस होने के बाद उस पेपर को बर्न कर देती है। तो अब हमें बताना है टर्म गिवन टू द पॉइंट एट विद द कापे पेपर स्टार्ट होता है प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। तो अब देखो इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है जो कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस है, सनलाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, इस वजह से वहाँ पे हीट ज़्यादा होने की वजह से पेपर बर्न हो जाता है। और जो वो पॉइंट है वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस, और वो हमेशा सूरज की जो इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा, रियल। देखिए भाई अब हम सेक्शन सी पे आ चुके हैं, डिफ्रेंशिएट करना है हमें फूड चेन और फूड वेब में। इन्हें फूड चेन कंसिस्ट ऑफ डियर, ग्रास और टाइगर। ये जो फूड चेन है ना, डियर, देखो डियर, ग्रास और टाइगर, तो हमें पता है ग्रास को कौन खाता है भाई, डियर को कौन खाता है, टाइगर। इस तरीके से हमारी ये फूड चेन चल रही है। फिर हमें बताना है अगर डियर की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा फर्स्ट और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। देखो भाई एक बात बताइए, डियर की संख्या कम हो गई, डियर की संख्या कम होगी तो थर्ड लेवल पे कौन है, टाइगर। तो टाइगर डियर को खाता है, तो जब डियर उसको खाने के लिए नहीं मिलेगी तो टाइगर की संख्या भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हम लिखेंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल टाइगर पॉपुलेशन विल डिक्रीज एंड ग्रास पॉपुलेशन विल इंक्रीज। वाई, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ग्रास की क्यों बढ़ी, क्योंकि उसको खाने वाले डियर कम हो गए, तो वेजिटेशन बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा इससे क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक लेंस लगा रही है, यहाँ पे इमेज रेटिना से पीछे बन रही है। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई इमेज रेटिना से पीछे बन रही है तो वो हाइपरमेट्रोफिया होता है, जिसमें हमें पास का दिखाई नहीं देता। इसका रीजन क्या है, एक तो हमारा आई बॉल क्या हो गया, छोटा, आई बॉल छोटा होने की वजह से कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, कम, कन्वर्जिंग पावर कम होगी, इसलिए रेज पीछे की तरफ जाके कन्वर्ज कर रही है, मिल रही है। तो डिफेक्ट का नाम क्या है, हाइपरमेट्रोफिया। और 2 कॉजेज मैंने बताया, आई बॉल का छोटा होना और कन्वर्जिंग पावर का कम होना। दूसरा, लेंस कौन सा यूज करेंगे जो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाए, तो कन्वर्जिंग पावर को कौन बढ़ाता है, कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अभी हमने कहा था व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट हो जाना, विबग्योर बनाना, क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इसका कारण और इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए भाई कैसे ड्रॉ कर रखा है इसने,
देखिए भाई, डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, 7 कलर में स्प्लिट हो गया। और इसका कारण क्या है, डिफरेंट जो वाइट कलर हैं वो अलग अलग एंगल पे, जो इंसिडेंट रे है अलग अलग एंगल पे, सारे जो कलर है अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं। ओके, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखो भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या है, आयरन एल प्लस कॉपर सल्फेट। हमें पता है Fe प्लस में कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। देखो आयरन कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा, FeSO4 और कॉपर अलग हो गई। इसका कलर कैसा होता है, पेल ग्रीन। और ये क्या है, कॉपर रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आयरन में कॉपर सल्फेट जुड़ा तो क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। अगला, वट हैपन्स व्हेन ए बर्निंग ऑफ वायर ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस इनसाइड द कोइल ऑफ सोलेनोइड। इसने क्या कहा, अगर मैंने सॉफ्ट आयरन को, मैंने बंडल ऑफ वायर ऑफ सॉफ्ट आयरन को हमने सोलेनोइड कैरिंग स्टडी करंट में डाल दिया तो क्या डिवाइस बनेगी, और उसका हमें नाम बताना है। देखिए भाई, कैसे हम लिखेंगे इसको। देखिए भाई, जब हम सॉफ्ट आयरन को डालेंगे तो देखो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और वो क्या बन गया भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो जैसे ये आयरन है, इसमें हमने कॉपर वायर लपेट दी और एक बैटरी से हमने उसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया भाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे वो मैग्नेट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करने से अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगा। तो अगला मैग्नेटिक, देखिए बी पार्ट को हम स्टडी करते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट कैरिंग सोलेनोइड में ड्रॉ करना है, और हमें पता है वो पैरेलल लाइन बनती है क्योंकि यूनिफॉर्म रहता है। और इस पैटर्न से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में क्या पता लग रहा है, देखिए भाई, हमें ये पता है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि करंट कैरिंग जो सोलेनोइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है हर पॉइंट पे। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, कहीं ज़्यादा नहीं कहीं कम नहीं, सेम समान एक जैसा रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। देखिए भाई, 31 में क्या कह रखा है हमें, मेंडल ने क्रॉस की ब्रीडिंग टोल प्लांट और स्मॉल प्लांट में F1 जनरेशन निकाली, सेल्फ पॉलिनेटेड लिया, फिर हमने F2 निकाली। तो व्हाट विल द प्लांट ऑफ F1 प्रोग्रामसी लुक लाइक। वो सारे टोल आए थे और उनके जीन कम्बिनेशन क्या थे, देखो भाई, कैपिटल टोल और स्मॉल टोल ऐसे बनाए थे उसने F1 जनरेशन। जैसे उसने किया टोल का टोल के साथ, देखिए इस तरीके से हमारे ये सारे बने थे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टोल। और जील कम्बिनेशन क्या थे, टी ये हो गई। आगे, व्हाट द जीन्स फॉर शॉर्टनेस नॉट बी एक्सप्रेस इन प्लांट F1। क्यों नहीं हुए, क्योंकि सेम नहीं बने। अगर दोनों स्मॉल टी होते तो शॉर्ट आते। और रेशियो बताना है, F2 प्रोग्राम से का 3 रेशियो बनाया था। देखो भाई, अब इससे पीछे कैसे लिख रखा है, देखो टोल सारे टोल आए थे और टी बने थे हमारे ये, और शॉर्टनेस और उसका 3:1 क्यों है ये बता देती मैंने। अब उसने F2 जनरेशन के लिए टी और टी का यूज किया, ठीक है। इसको इससे मिला है तो कैपिटल टी, इसको इससे मिला है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मिला है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और दोनों को मिलाए तो दोनों स्मॉल टी। तो हमारे पास टोल कितने हैं, 3, और ड्रोफ कितने हैं, 1, इसलिए रेशियो आ गया था 3:1। और टोल प्लांट डोमिनेंट था जिसके गुण दिखाई दिए हैं, और शॉर्ट प्लांट रिसेसिव था जिसके गुण कब दिखाई देंगे, जब वो दोनों सेम होंगे। अगला हमारा रेशियो ऑफ प्लांट इन F2, और ये हमने बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेम द ओर ऑफ मरकरी की जो ओर है उसका नाम होता है सिनेबार, जो कि क्या होती है HDS। आगे, स्टेट द फॉर्म इन विच इज फाउंड, और राइट द केमिकल इक्वेशन जिसमें वो निकाली जाएगी मरकरी। देखिए इसको हम पीछे से करते हैं। देखिए भाई, मरकरी की ओर का नाम मैंने आपको बताया था सिनेबार होता है, और ये सल्फाइड ओर के रूप में पाई जाती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है HDS। अब हम इसको अलग करेंगे रोस्टिंग प्रोसेस से। कैसे अलग करेंगे, रोस्टिंग। तो HDS सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ये हमें, जैसे हम उसमें ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, HGO बन जाएगा, मतलब सल्फाइड ओर से ऑक्साइड की ओर बन जाएगी, और S में ऑक्सीजन जुड़ा तो SO2 गैस निकलेगी, ठीक है। फिर हम इस HGO को थर्मल अनस्टेबल होती है, और थर्मल अनस्टेबल है तो इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करते ही सॉलिड से हमें प्योर मरकरी मिल जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले में हमें बताना है, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 एनिमल हार्मोन अलोंग विद द ग्लैंड ऑफ सिक्रेशन, एक्सप्लेन हाउ दीज हार्मोन हेल्प। ग्रोथ और डेवलपमेंट में पिट्यूटरी हार्मोन हेल्प करता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। और रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन करता है, थायरोक्सिन करता है भाई, थायरोक्सिन। आगे देखिए, इसमें हमें ग्रोथ हार्मोन कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, और ये सभी ऑर्गन की ग्रोथ करती है। कम बने तो कम ग्रोथ होगी। और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को बॉडी में बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए सर्किट कंपोनेंट को डिक्रीज कर दिया जाए। देखो भाई V बराबर क्या होता है आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, I के। अगर मैं V को 1/3 कर दूँ तो I भी कितना हो जाएगा 1/3, और R को इसने सेम रखा है तो इसने हमें बताना था कि करंट कितना होगा, तो 1/3 हो जाएगा। नेम एंड स्टेट द लॉ, तो हम ओम्स लॉ को स्टेट भी करना है। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर को फिक्स करेंगे। तो हम बोलेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हिज टू एंड्स। अगला, ड्रो ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द बैटरी। देखो हमें एक बैटरी लेनी है जिसमें 4 सेल्स लगी है 1.5 वोल्ट की, तो 1.5 को 4 से गुना करो तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 10 का और एक 15 का, और एक प्लग की दे के सारे के सारे हमें सीरीज में कनेक्ट करने हैं। फिर हमें करंट बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस, और 10 ओम वाले में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखिए बिल्कुल ईजी डायग्राम है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने R1 R2 R3 5 10 15 कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगा दी 6 वोल्ट की, क्योंकि 1.5 गुना में 4 कितने हो गए 6 वोल्ट की लगा दी। अब देखिए टोटल वोल्टेज मेरे पास कितनी है 4 गुना में 1.5 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ऐड कर दिया तो 30 आ गई। आई का फॉर्मूला क्या होता है V/R, 6 को 30 से भाग किया तो 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर। और हमें 10 ओम वाले में क्या बतानी थी वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला हमें पता है, वोल्टेज सीरीज में क्या होता है डिवाइड, सेम नहीं रहेगी, तीनों में अलग अलग होगी, लेकिन करंट तीनों में क्या रहेगा सेम। तो V बराबर क्या होता है आई आर। आई हमारे पास कितना आ चुका है भाई 0.2। आर कितनी है मेरे पास 10 ओम वाले के लिए 10 को इससे गुना किया तो मेरा आ गया 2। कैसे आएगा ये 2/10 गुना में 10, 10 से 10 कटा 2 वोल्ट आ गया। ओके, अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछ रखा है हमें, देखिए भाई अगला में क्या रखा है, वैन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज टू बी 1 वोल्ट। देखो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और एक ओम रेजिस्टेंस होगा तो 1 वोल्ट होगा। अब हम देखो 1 वोल्ट की डेफिनेशन को कैसे याद करेंगे, एक 1 वोल्ट को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो V बराबर क्या होता है W अपॉन में Q। तो वर्क डन क्या हो 1 जूल, और चार्ज भी कितना हो 1 कूलम। जब 1 जूल वर्क डन होए किसी भी कंडक्टर में और 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करे तो उसको हम क्या बोलते हैं 1 वोल्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर है, उसका डायमीटर दे रखा है 0.2 मिलीमीटर, रजिस्टिविटी रो दे रखी है 1.6 गुना में 10 की पावर माइनस के 8। अब हमें लेंथ ऑफ वायर बतानी है और रेजिस्टेंस कितनी है 14 mm, और हमें बतानी है रेजिस्टेंस कितनी चेंज हो जाएगी अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए। देखिए भाई ये हम रजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले से करेंगे। डायमीटर 0.2 मिलीमीटर, देखिए इसको मैं यहाँ सोल्व करती हूँ। डायमीटर है 0.2 मिलीमीटर, तो 2/10 मिलीमीटर हो गए। अब मैं इसकी रेडियस निकालूंगी तो 2/10 को 2 से भाग करूँगी तो कितना आ गया 1/10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया तो यह है 1/10 की पावर 4, ऊपर आएंगे तो माइनस के 4 मीटर हो गए। एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई कितनी है 22/7, आर कितनी है, आर हमारी है ये 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना में 10 की पावर माइनस के 8 एरिया हो गया। अब हमारे पास हमें क्या बताना है, देखो हमें बताना है L। हम जानते हैं रो इक्वल टू, एक मिनट, R इक्वल टू होता है रो L बटे में A होता है। तो अब हमें L बताना है, तो R गुना में A बाय रो हो गया L निकालने के लिए, क्योंकि दर्जा के रेसिप्रोकल कर दिया। R कितनी थी हमारी 14, और हमारे पास एरिया कितना है 22/7 गुना में 10 की पावर माइनस के 8, और रो हमें दे रखी है 1.6 गुना में 10 की पावर माइनस 8। देखो 10 की पावर माइनस से 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल, 7 से कटा 2 पे 22 दूनी हो गई 44, 16 और ऊपर आ गया 10। अब ये काटिए 4 से 4 पे, 4 से कटा 11 पे, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 55/2, 55/2 का मतलब 27.5 आ गई ना हमारी L आ गई। अब हमें इसे क्या डायमीटर डबल कर दिया, डायमीटर डबल कर गया तो देखो हमें रेजिस्टेंस बतानी है। R इक्वल टू क्या होता है रो L बटे में A। हमने देखा R प्रोपोर्शनल है 1/A के, हम ये शॉर्टकट लगाएंगे। अगर डायमीटर डबल है तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 1/4, कितनी हो जाएगी 4 गुना, क्योंकि देखो 1 में एरिया डायमीटर डबल है तो एरिया भी डबल, दुगुना A का, तो ये 2 उधर गुना होएगा तो 4 R हो जाएगी ना। तो पुरानी जो R थी वो कितनी थी, सॉरी ये कितनी हो जाएगी 1/4, हाँ 1/4 होगी, और क्या कितनी होगी 1/4। तो पुरानी R 14 थी, 14 को 4 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 से 7, 3.5 ओम हो जाएगी नई R, ठीक है। और अब हम बताने बची हुई कितनी होगी, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए भाई नया क्वेश्चन हमारा, एक फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट को हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में ले लिया और उसको गर्म किया
तो हमें वाटर ड्रॉपलेट ऑब्जर्व करने के लिए मिले कुछ समय के बाद। तो हमें बताना है ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आए। देखो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन से आए, क्योंकि फेरस सल्फेट जो होता है ना उसमें 7 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं। जैसे मैंने इसको हीट किया तो FeSO4 अलग हो गया और 7 मॉलिक्यूल पानी के अलग हो गए। तो ये कहाँ से आया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, क्योंकि इसमें 7 मॉलिक्यूल पानी के प्रेजेंट है। तो हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं। आगे, व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग। देखो इसका कलर कैसा होता है? पेल ग्रीन। तो पेल ग्रीन से इसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट। जब हम इसको हीट करेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा? वाइट। आगे क्या रखा है? हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर मोलिक्यूल क्रिस्टल के कितने होते हैं? 7। राइट द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो हमने लिख दिया। कॉपर सल्फेट का और सोडियम कार्बोनेट का बताना है। देखो कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं? 5 मोलिक्यूल और सोडियम कार्बोनेट में होते हैं 10। देखो इसको हम पीछे से स्टडी भी कर लेते हैं। हाँ देखो ये इधर का कॉपर सल्फेट में 5 मोलिक्यूल होते हैं और सोडियम कार्बोनेट में कितने मोलिक्यूल होते हैं? 10 मोलिक्यूल। अगला हमें डी पार्ट पूछ रखा है, स्टेट द हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से कैसे ऑब्टेन की जाती है, और उसके 2 यूज भी बताने में। देखो भाई जिप्सम हमारा क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम सल्फेट में 2 मोलिक्यूल पानी के होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। जिप्सम को जैसे हम गर्म करते हैं 373 केल्विन बोल दो या 100 डिग्री सेल्सियस बोल दो। उस पर जब हम गर्म करते हैं तो इसमें आधा मोलिक्यूल पानी का कॉपर सल्फेट के साथ ही रहता है और 1.5 मोलिक्यूल पानी का अलग हो जाता है। जो आधा मोलिक्यूल पानी का रह गया तो उसको POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज क्या है? खिलौने बनते हैं इससे, और फ्रैक्चर बोन होती है। एक इससे सस्ते चीप ऑर्नामेंट गहने बनते हैं, मोती वोती बना लो, उन पे पेंट वेंट करके सुंदर से इनको बनाए जाते हैं ऑर्नामेंट्स। और हम क्या करते हैं? इसका यूज हम सरफेसिंग ऑफ वॉल्स में करते हैं। घर में POP करवाते हैं, फिर उन पे पेंट करवाते हैं, तो सरफेसिंग ऑफ वॉल्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, कोई एसिड है X जो कि प्रेजेंट है टैमरिंड में। इमली में हमें पता है टार्टरिक एसिड होता है। इस एसिड X को, तो X हो गया टार्टरिक एसिड, उसको मैंने Y के साथ मिक्स किया तो हमें जड़ दे रहा है। तो एक तरीके से टार्टरिक एसिड जो कि क्या है? X, उसको मैंने Y के साथ मिक्स किया तो क्या मिला भाई मेरे को? जड़। और इसे क्या कहता है? जड़ ऑन एडिंग टू डो व्हेन हीटेड मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पंजी। जड़ को जैसे मैं आटे में मिक्स करती हूँ वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। तो जड़ क्या है? बेकिंग पाउडर। आगे, वाई इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट एंड हेल्प्स इन फास्टर कुकिंग। तो वाई को हम नमक से प्राप्त करते हो, कुकिंग में हेल्प करता है। XY जड़ के नाम बताने हैं। देखिए हम कैसे करेंगे इसको। X यहाँ पे टार्टरिक एसिड है, पहले ही बता दिया था, और जड़ जो सॉफ्ट बना देता है वो बेकिंग पाउडर है। और वाई जो हम कुकिंग को, एक मिनट, इसने क्या कहा था? जड़ ऑन एडिंग डो को सॉफ्ट एंड स्पंजी बना देता है, वो कौन है? बेकिंग पाउडर। और वाई कॉमन साल्ट से प्रिपेयर होता है और कुकिंग को फास्टर करता है, बेकिंग सोडा। आपने देखा होगा घर में मम्मी वगैरह को चने वगैरह भिगोते हुए, वो जब रात को चने भिगो के छोड़ती है तो उसमें क्या डालती है? थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ताकि सुबह तक वो जो चने हैं वो सॉफ्ट हो जाए और सीटी लगाने से पक जाए। इसलिए बेकिंग सोडा कुकिंग को फास्टर करने के लिए डाला जाता है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमें बेकिंग सोडा की अगले पार्ट में प्रिपरेशन बतानी है। तो देखिए हम इसको कैसे याद रखेंगे। नमक लिया, NaCl क्या होता है? नमक का पानी में घोल बनाया, फिर उसमें से हमें 2 गैस पास करनी है, एक तो CO2 और एक अमोनिया। गैस पास कर दी, पास करने से हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, सोडियम, एक तो अमोनियम क्लोराइड, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम देखिए आगे ये हमारे पास मिल गया बेकिंग सोडा। फिर ये जो बेकिंग सोडा है जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है? बेकिंग सोडा को जैसे ही CO2 गैस छोड़ेगा, CO2 गैस छोड़ने से वो सॉफ्ट और स्पंजी बन जाएगा। और इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब H+ आयन जोड़े तो क्या होगा? CO2 गैस अलग निकल जाएगी, पानी अलग हो जाएगा और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड अलग हो जाएगा। अगला पार्ट में बताना है C में, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ माइल्ड बेस अदर देन वाई। जो एंटासिड के लिए यूज होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या यूज होता है भाई? एंटासिड। जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो क्या यूज होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका काफ़ी यूज करते हैं एसिडिटी जब हो जाती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा 36 क्वेश्चन। देखिए भाई ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन बनाना है इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। देखिए भाई यहाँ पे सिरिंज है, लाइम वाटर में जैसे ही CO2 पास करेंगे वो कैसा कलर हो जाएगा? मिल्की। तो हमें इसमें बताना है कि क्या होगा भाई? वो मिल्की हो जाएगा। और यहाँ पे लाइम वाटर जो है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे। देखिए हम इसमें करेंगे 2 हेल्दी पोटेड प्लांट। हमें एक एक्टिविटी लिखनी है। 2 पोटेड प्लांट ले लिए मैंने, ले लिए 2 पोटेड प्लांट ले लिए, दोनों का साइज सेम है, दोनों के ऊपर ग्लास की प्लेट रख दी।
रख दी, दोनों में बेल जार ले लिए, वैसलीन ले लिया, वॉश ग्लास, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल, स्पिरिट लैम्प और बीकर ले लिए। फिर उसके बाद दोनों पोल्ट्री प्लांट को अंधेरे में रख दिया हमने 3 दिन तक के लिए। 3 दिन तक क्यों रखा? क्योंकि पत्ती फोटोसिंथेसिस से जो भोजन बनाती है वो उनके स्टार्च के रूप में सेव हो जाता है। सेव हो गया। अब हमने इसको फ्री करने के लिए 3 दिन तक अंधेरे में रख दिया ताकि पत्ती को जितना स्टार्च लेना है वो ले लिया। फिर हमने पोल्ट्री प्लांट ए में ग्लास की प्लेट रख दी और उसमें कुछ थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसमें CO2 को और एब्जॉर्ब कर लेगा। तो प्लेस द अदर पोल्ट्री प्लांट बी को हमने सेकेंड बेल जार में और वॉश ग्लास रख दिया। तो वैसलीन यूज कर दी हमने जार पे सील पैक करने के लिए ताकि वो एयर टाइट हो जाए। एयर टाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एयर टाइट बनाने के बाद दोनों प्लांट्स को हमने सनलाइट में रख दिया 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए रखा है तो फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन इस वाले में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि जैसे ही CO2 आएगी वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, KOH उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, फिर हम स्टार्च टेस्ट करेंगे दोनों की पत्ती निकाल कर, तो प्लांट ए वाले में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं, द लीफ ऑफ प्लांट बी विदाउट जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्लू ब्लैक हो जाती है, बी की हो जाती है ब्लू ब्लैक, क्योंकि स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन डालते क्या हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर। लेकिन प्लांट ए की टर्न नहीं करती, वो या तो पेल जैसा उसका कलर था वैसी रहती है या कलरलेस ही रहती है। इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 बहुत ही ज़रूरी होती है। ओके, और KOH जो है वो CO2 को सारी एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, आगे हमें पूछ रखा है, इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन अबो इन द डायग्राम एटमॉस्फेयर एयर इज जरूरी होती है, पास होती है इनटू द लाइम वाटर सिरिंज से, एयर इज बीइंग एक्सेल्ड इनटू द लाइम वाटर। देखो लाइम वाटर में एयर डाला तो क्या होगा, और इसका हमें डायग्राम भी बनाना है, और उससे अगले पार्ट में हमें स्टोमेटा बना के गार्ड सेल और क्लोरोप्लास्ट दिखानी है उससे। देखो भाई, दोनों क्वेश्चन हम पीछे देखते हैं कि किस तरीके से उनको अटेम्प्ट कर रखा है। देखो भाई, लाइम वाटर क्या कर देता है, मिल्की बना देता है, और एयर जब हम एक्सेल करते हैं, अगर हम CO2 ज़्यादा दे देते हैं ना तो एज कम्पेयर टू, और हम ऐसा क्यों है कि एटमॉस्फेरिक एयर से, एयर में भी भाई CO2 होता है, उससे तो वो मिल्की नहीं हुई, लेकिन हम एक्सेल करके जब उसमें ब्लो करके बाहर अंदर डाल रहे हैं तब मिल्की हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्लो करने वाली में जो CO2 की मात्रा है वो ज़्यादा होती है और एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होती है, कम। इस वजह से जब हम ब्लो करते हैं उसमें एयर तो वो टर्न मिल्की हो जाता है। अगला हमें डायग्राम ड्रॉ करना था। देखो भाई, ये हमारा क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा में देखो बीच में स्टोमेटा होता है, ये गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, गैस एक्सचेंज होती है यहाँ से, और ट्रांसपिरेशन का मतलब एक्सेस पानी भी यहीं से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेल्फ और क्रॉस में डिफरेंस बताना था। सेल्फ कोलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में जाना सेम फ्लावर में, ये डिफरेंट फ्लावर में हो जाता है। ठीक है, आगे वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार हम क्वेश्चन को भी रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 में पोलिनेशन बताना था। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेन डिफरेंस सेल्फ ऑफ क्रॉस का बता चुकी हूँ। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना। और फेट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी, देखो ओव्यूल बनती है सीड और ओवरी बनता है फ्रूट। आगे जर्मिनेटिंग सीड है, विच पार्ट आर फ्यूचर सूट। देखो भाई, कोई भी बीज होता है, बीज मान लो ऐसे है, उसमें जो पूंछ वाला हिस्सा होता है, जो वाइट कलर का रेडिकल होता है, वो तो शूट बनता है, सॉरी वो तो क्या बनता है, रूट। और जो ये यहाँ पे प्लूमूल साइड में पत्ती सी लगी रहती है, वो पत्ती को हम बोलते हैं प्लूमूल। जो प्लूमूल है वो क्या बनता है, शूट बनता है। और बीच में होता है कोटिलेडन। ये कोटिलेडन क्या करता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है, किसको, एम्ब्रो को। ओके, आगे ये हाईली पॉलिश सरफेस है मिरर, वो रिफ्लेक्ट करती है मैक्सिमम लाइट जो इसके ऊपर गिरती है हमारी डेली लाइफ में। 2 टाइप के मिरर पाए जाते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्फेरिकल मिरर है वो इनवर्ड, देखो 2 तरीके के मिरर नहीं पढ़े थे हमने, कन्वेक्स और कनकेव। तो सी अंदर की तरफ जिसमें इनवर्ड हो वो तो कनकेव होता है, और जिसमें आउटवर्ड हो वो कैसा होता है, कन्वेक्स। अब हमें बताना है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यू। आगे फोकल लेंथ कितनी है, एफ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हमें क्या क्या रखा है, कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन हमें पता है अंदर की सरफेस में होता है, और कन्वेक्स में क्या होता है, बाहर। तो हमें देखो पोजीशन बतानी है। अगर वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बना रहा है तो टाइप ऑफ लेंस पहचानना है, प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करना है कनकेव मिरर की, और आगे क्वेश्चन बताने हैं। देखिए हम कैसे करेंगे 38 वाला। देखिए भाई
देखो U कन्वेक्स मिरर की बतानी है तो U क्या होती है नेगेटिव और F क्या होती है कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव, V बतानी है। हम लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला में प्लस होता है बीच में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v क्या आ जाएगा 1/f में से 1/u घटाएंगे। देखो इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दे रहा है। अब कन्वेक्स मिरर में हमें ऑब्जेक्ट को दिखाना था। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना था एक मिरर बताना है जो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है, हमेशा वो कन्वेक्स ही बनाता है, कन्वेक्स मिरर बनाता है। और हमें डायग्राम बनाता था इमेज फॉर्मेशन के लिए। देखिए भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो इसका जो सी वाला हिस्सा है वो इस साइड होगा। तो यहाँ पर सी जिधर खुलता है ना उधर हमेशा पी एफ और सी होता है, वो हमने बनाया। रे पैरेलल डाली, पैरेलल जाने का रूल क्या होता है वो फोकस में से, इधर मैंने डॉटेड बढ़ा दिया राइट हैंड साइड और ये मैंने फोकस में से पास कर दिया। एक रे मैंने सी में से पास करी, वो उसी रास्ते से जाती है। दोनों रे मिल गई तो हमने देखा यहाँ पे इमेज सीधी बनी और वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी है। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है वो लाइन जो पी और सी में से पास होती जाते हैं। पी को क्या बोलते हैं पोल, सी को मतलब क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आगे रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट पास होगी फोकस में से, हमें पता है एफ पी और एफ के बीच की दूरी क्या होती है फोकल लेंथ, वो कितनी है 10। और रेडियस देखो भाई जैसे मान लो ये मिरर है, ये क्या होता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये यहाँ पे बीच में क्या होता है एफ और ये होता है पी और एफ के बीच की दूरी क्या होती है एफ और ये कितना होता है 2f। तो रेडियस किसके बराबर आ गई 2f के, तो 2 गुना में 10 कितना हो गया 20।